हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एग्री बाबा में आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर एक नया लेसन एग्रीकल्चर बायोलॉजी का 8वां लेसन जो महत्वपूर्ण फसलों के रोग, उनके लक्षण एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया है। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है। इससे पहले आपकी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो हम एक नया लेसन शुरू कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट नंबर पर नींबू का कैंकर रोग। इससे पहले हमने 9वां लेसन देख लिया था और ये 8वां लेसन है। तो एक नंबर पे नींबू का कैंकर रोग। इसमें रोग, उनके लक्षण कैसे कैसे दिखाई देते हैं और फिर उनको कैसे नियंत्रण करते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है। तो हम स्टार्ट करते हैं। नींबू का कैंकर रोग, जिसको सिट्रस कैंकर भी बोलते हैं। सिट्रस यानी नींबू हो गया। नींबू वर्गीय जो पेड़ होते हैं उनको सिट्रस बोलते हैं, और कैंकर इसका कैंकर रोग हो गया। तो इसके बारे में जानते हैं। ये नींबू वंश का महत्वपूर्ण रोग एवं नींबू उत्पादक सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। जो मतलब ये नींबू का कैंकर रोग होता है वो एक महत्वपूर्ण रोग है। मतलब ये सबसे ज़्यादा फैलने वाला और इसमें इम्पोर्टेंट रोग है, क्योंकि यही रोग इसमें सबसे ज़्यादा होता है। और जहाँ जहाँ पर नींबू का उत्पादन करते हैं वहाँ पर ये सभी जगह पर नींबू का कैंकर रोग पाया जाता है, जहाँ जहाँ पर जिस जिस क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर रोग की उत्पत्ति भारत एवं जावा देश से हुई है। मतलब जो नींबू का कैंकर रोग है इसकी उत्पत्ति भी खुद भारत है और जावा को भी साथ में लिया गया, क्योंकि भारत और जावा दोनों देश इसके उत्पत्ति के कारण माने जाते हैं। जो कि इम्पोर्टेंट लाइन है ये। भारत में इस रोग को नासूर के नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि भारत में किस रोग को नासूर के रोग के नाम से जाना जाता है, तो नींबू का कैंकर रोग। अब आता भारत में इस रोग को फ्रोसेट एंड जेंकिस ने 1927 से 31 के मध्य देहरादून में कागजी नींबू पर देखा था। ये कागजी नींबू इसकी एक वेराइटी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइन होगी कि भारत में इस रोग को, जो नींबू का कैंकर रोग था, उसकी खोज किसने की, तो एक प्रोसेट एक जेंकिस, दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर इस रोग को खोजा था। और 1927 से 31 के बीच में खोजा था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कहाँ खोजा था यानी कहाँ पर देखा था इस रोग को, तो देहरादून में और कागजी नींबू पर देखा था। ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट है। एक तो रोग की उत्पत्ति भारत और जावा से मानी जाती है, और भारत में इस रोग को नासूर के नाम से जाना जाता है। और थर्ड नंबर पे भारत में इस रोग को प्रोसेटम जेंकिस ने खोजा था और देहरादून में खोजा था और कागजी नींबू पर खोजा था। ये सब इम्पोर्टेंट लाइनें हो गई। अब आता नोट। 1914 से 1931 के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में एक रोग को नष्ट करने के विशेष कार्य किया एवं संगरोध नियम लागू किया। मतलब जो अमेरिका में कैलिफोर्निया स्थित है, वहाँ पर 1914 से 1931 के मध्य जो ये रोग हो गया था, मतलब नींबू की जो सब बागान थे सभी फसलों में रोग हो गया था, तो उसको नष्ट करने के लिए संगरोध किया गया। मतलब संगरोध का मतलब होता है कि उस रोग को जड़ से ख़त्म किया जाता है। तो इसके लिए नष्ट करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाया गया था। इस नियम के अनुसार रोग से ग्रसित सभी उद्यानों को नष्ट कर दिया। मतलब जिस उद्यान में किसी जगह पर कोई पौधा रोगी है तो उसके साथ साथ पूरे उद्यान को ही नष्ट कर दिया। मतलब जितने भी नींबू के उद्यान थे उन सबको नष्ट कर दिया गया। ये एक विशेष ऐतिहासिक घटना जो कि फ्लोरिडा में हुई थी। तो फ्लोरिडा की विशेष ऐतिहासिक घटना कौन सी थी, तो ये एक नींबू के उद्यानों को बिल्कुल नष्ट करना। तो ये एक विशेष घटना थी फ्लोरिडा में। तो नींबू के उद्यानों को बिल्कुल नष्ट कर दिया गया था। अब आता है नींबू के कैंकर रोग के लक्षण, सिम्टम्स क्या क्या है, कैसे रोग होने पर पौधे में किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इस रोग के लक्षण पौधे की जड़ों को छोड़कर पौधे के सभी भागों पर, पत्ती, तना, फल, कांटों एवं पुरानी टहनियों पर मिलते हैं। यानी जड़ वाले क्षेत्र को छोड़कर जित पौधे का ऊपर वाला हिस्सा होता है उनमें सभी में रोग दिखाई देता है। तो किस तरह दिखाई देता है, मतलब पत्तियों पर भी दिखाई देगा, तना पर भी दिखाई देगा, फलों पर दिखाई देगा,
उनके जो कांटे होते हैं छोटे छोटे, उन कांटों पर भी दिखाई देता है, सबकी पुराने टहनियों पर भी दिखाई देते हैं। यानी जड़ के अलावा पूरे पौधे के सभी भागों पर रोग के लक्षण दिखाई देते हैं नींबू कैंकर रोग की। सर्वप्रथम पत्तियों पर जलासिक्त दाने के समान उभरे हुए धब्बे दिखाई देते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो पत्तियां होती है उन पर जले हुए धब्बे दिखाई देते हैं जो कि दाने के समान होते हैं, वो उभरे हुए दिखाई देते हैं। इन धब्बों पर बाद में गोलाकार आभा मंडल बन जाता है। यानी आभा का मतलब है, यहाँ जैसे सूर्य उदय होता है तो आभा मतलब थोड़ी लालिमा सी छाई होती है, थोड़ा लाल रंग का होता है। तो इन धब्बों के चारों ओर क्या जलाशय जो धब्बे हैं चारों ओर थोड़ी सी आभा आभा दिखाई देती है, मतलब गोला बन जाता है चारों ओर, थोड़ा सा लाल रंग के सहित गोला बन जाता है। फिर आता है ये धब्बे पहले छोटे लगभग 1 मिमी के होते हैं, जो बाद में सभी धब्बे आपस में मिलकर बड़े 1 सेमी तक हो सकते हैं, सेंटीमीटर तक हो जाते हैं। पहले तो धब्बे कैसे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई देते हैं, जो 1 मिलीमीटर 1 मिमी के होते हैं। तब बाद में जब ये पौधा रोग से ज़्यादा ग्रसित होता रहता है तो ये धब्बे क्या आपस में मिल जाते हैं, जिससे एक बड़ा धब्बा बन जाता है, जिसकी साइज होती है लगभग 1 सेंटीमीटर तक होती है। अब आता है ये धब्बे पेड़ की शाखाओं को कमजोर एवं फलों की गुणवत्ता के खराब कर देते हैं। यानी जो धब्बे होते हैं वो पेड़ की शाखाओं को तो कमजोर करेंगे, साथ में जो फल है उनकी गुणवत्ता को भी खराब कर देते हैं, फलों को कमजोर करते हैं, शाखाओं को कमजोर कर देते हैं। अब आता है इसका रोगजनक पैथोजन क्या है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि नींबू के कैंकर रोग का रोगजनक का नाम क्या है। तो जेंथोमोनास एक्सोनोफोडिस पैथोवार सिट्राई एक जीवाणु से होता है, ये रोग जीवाणु से होता है। तो इसका रोगजनक हो गया जेंथोमोनास एक्सोनोफोडिस पैथोवार सिट्राई जीवाणु। अब आता सर्वप्रथम हसी नामक वैज्ञानिक ने 1915 में बताया कि ये रोग जीवाणु जनित है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि किसने बताया कि जो नींबू का कैंकर रोग है वो जीवाणु से होता है। तो हसी नामक वैज्ञानिक साइंटिस्ट था, जिसने 1915 में बताया था। अब आता है जेंथोमोनास जीवाणु कैसा होता है, उसका आकार कितने का साबिक और ग्राम नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, किस प्रकृति का होता है। तो जेंथोमोनास जो जीवाणु होता है वो छोटा होता है, दंडाकार होता है, एकल कसाबी, कसाबी से मतलब जिससे वो गति गमन करता है उसे कसाबी बोलते हैं। तो एकल कसाबी का होता है एवं ग्राम नेगेटिव होता है, ग्राम पॉजिटिव नहीं होता, ग्राम अग्राही ग्राम नेगेटिव होता है। वह वायु प्रकृति के होते हैं, यानी वायु प्रिय होते हैं, मतलब वायु के द्वारा संक्रमण फैलाने में थोड़े थोड़े सहायक होते हैं। अब आता नोट, इन जीवाणु का आकार 1.5 से 3 माइक्रोमीटर लंबे होते हैं। यहाँ पर जो यूएम है उसका मतलब है माइक्रोमीटर। तो जो जीवाणु का आकार होता है वह 1.5 यानी 1.5 से 3 माइक्रोमीटर लंबे होते हैं। अब आती है इसकी डिजीज साइकिल, रोग चक्र, यानी रोग शुरुआत से लेकर अंत तक कैसे पौधे में संक्रमण फैलाता है। डिजीज साइकिल में नींबू के कैंकर रोग का पुनः संक्रमण, जो दोबारा संक्रमण होता है वो रोगग्रस्त पौधे की टहनियों पत्तियों से तो होता ही है, तथा इसके अलावा वायु वर्षा के जल यानी जो वर्षा की बूंदें होती है वह पर्ण सुरंगक लीफ माइनर कीटों द्वारा स्वस्थ पौधे में फैलता है। यानी इन सभी के द्वारा जो रोग की पुनरावृत्ति होती है वो सब ऐसे होता है, मतलब पौधे की जो टहनियाँ होती है, जो रोगग्रस्त टहनियाँ होती है उनसे अगले वर्ष नए पौधे के अंदर संक्रमण होगा, पत्तियों से भी होगा, तथा इसके अलावा जो वायु होती है मतलब हवा के माध्यम से भी रोग फैलता है। वर्षा के जल की जो बूंदें रोगग्रस्त पौधे को छूकर जब स्वस्थ पौधे के ऊपर गिरती है तो इससे रोग फैलता है, जिससे पूरे पौधे के अंदर जलाशय तो धब्बे हो जाएंगे, मतलब पूरा पौधा इस रोग से ग्रसित हो जाता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट है पर्ण सुरंगक, जिसको लीफ माइनर बोलते हैं, जो एकमात्र ऐसा कीट है जो ये रोग फैलाने में सहायता करता है। तो नींबू के कैंकर रोग को फैलाने में कौन सा कीट सहायक है, तो है पर्ण सुरंगक कीट, जिसको लीफ माइनर कीट कहते हैं। ये जीवाणु पौधे के रोग ग्रसित अवशेषों में जीवित रहकर अगले वर्ष पौधे के वात रंध्रों एवं घावों के माध्यम से संक्रमण करता है। मतलब जो ये जीवाणु होता है जेंथोमोनास, ये रोग क्या करता है, मतलब जो रोग ग्रसित अवशेष होते हैं, मतलब जो अवशेष पड़े होते हैं पौधे के रोग ग्रसित, उनके अंदर रहता है और अपना जीवन यापन करता है। और फिर
अगले वर्ष पौधे के वातरंध्रों मतलब जो पौधे के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे पौधा श्वसन क्रिया करता है तथा कभी कभी उनमें घाव बन जाते हैं, तो उनके माध्यम से पौधे के अंदर संक्रमण फैलाता है। उनके घाव के अंदर चला जाकर पौधे में संक्रमण फैलाना शुरू कर देता है। अब आता है इस रोग का प्रकोप अधिक आर्द्रता 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तेजी से होता है। इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो निबुआ कैंकर रोग है उसकी अनुकूलन तापमान कितना, मतलब कितने आर्द्रता पर वो रोग में ज़्यादा पौधे में ज़्यादा रोग उत्पन्न करता है। तो इस रोग का प्रकोप अधिक कब होता है, जब 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो तो ये रोग का प्रकोप अधिक होता है। मतलब ये जो जीवाणु होता है वो आर्द्रता प्रिय जीवाणु, मतलब जहाँ पर ज़्यादा आर्द्रता होगी वहाँ पर ये रोग ज़्यादा उत्पन्न होगा। अब आते हैं इसके मैनेजमेंट। इसमें सस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन तीनों लिया है। तो प्रबंधन कितना भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो ए पे सस्य प्रबंधन, इसमें फर्स्ट नंबर पर रोग ग्रसित पौधे की टहनियों को काट छाट कर हटा दे। मतलब जो पौधे की कटिंग करते हैं तो जहाँ जहाँ पर आपको रोग ग्रसित टहनियाँ दिखाई दे तो उनको काट छाट कर हटा देना चाहिए, जिससे पौधे में संक्रमण होने से बचा जा सके। ये इसके सस्य प्रबंधन है। फिर सेकंड नंबर पे आता है रोग रहित पौधों का उपयोग करें। मतलब जो नर्सरी होती है वहीं से हमें बिल्कुल सुरक्षित पौधे जिस पौधों के अंदर रोग नहीं हो उन सभी पौधों को उपयोग करना चाहिए नए उद्यान के लिए। थर्ड नंबर पे आता है गिरी हुई पत्ती को इकट्ठा करके जला दे। मतलब जो पौधे सूख जाता है या फिर रोग ग्रसित जो पौधा है उसकी पत्तियाँ नीचे गिर गई है तो उनको इकट्ठा करके जला देना चाहिए, जिससे जीवाणु भी जल जाएगा। अब फोर्थ नंबर पे आता है नर्सरी को ऊंचे स्थान पर लगावे। मतलब जो नर्सरी होती है उसको जमीन से थोड़े 10-15 सेंटीमीटर ऊपर लगाना चाहिए। बी जैविक प्रबंधन, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसमें फर्स्ट नंबर इसमें तो एक ही मतलब रोगरोधी किस्मों का ही उपयोग करना चाहिए, जिसमें जो किस्में दी गई है वेराइटियाँ हैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। कागजी नींबू हो गई, शंकर 2 हो गई और शंकर 4, 3 किस्में तीनों इम्पोर्टेंट है। सी नंबर पे आता है रासायनिक प्रबंधन, केमिकल मैनेजमेंट, जिसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से 3 लिए। एक है ब्रोडोमिशन जिसका 1% उपयोग करना चाहिए। सेकंड नंबर पे लाइम सल्फर जिसका 0.2% उपयोग करना चाहिए। और थर्ड नंबर पे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जिसका 500 ppm घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। तो यहीं पर इस वीडियो का पार्ट समाप्त होता है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।